हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। आज हम हैज़ेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कहता है 1840 में रशियन केमिस्ट जी.एच. हैज़ ने एक इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशन दी जो किसके रिगार्डिंग थी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग थी। उसको हम क्या बोलते हैं, हैज़ेस लॉ बोलते हैं। हैज़ेस लॉ की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ द इंथैल्पी चेंज व्हेन हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जब कहता है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, उस दौरान कहता है जो उसकी इंथैल्पी चेंज आएगी उसकी वैल्यू सेम होगी। अगर कहता है वो रिएक्शन चाहे वन स्टेप में चले या फिर नंबर ऑफ स्टेप में वो सेम रिएक्शन क्या करे, प्रोसीड करे। दिस मीन्स कहता जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व है या फिर एब्जॉर्ब है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंथैल्पी ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि किस तरीके से हम इनिशियल से फाइनल स्टेज में पहुंचे हैं। इन अदर वर्ड कहता जो स्टैंडर्ड रिएक्शन इंथैल्पी है वो किसके इक्वल होगी, इज द सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन। कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेप है, नंबर ऑफ स्टेप में जो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करी है, सभी रिएक्शन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी का सम लेंगे, जिसमें कहता है जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, एट द सेम टेम्परेचर। कि सेम टेम्परेचर के ऊपर जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप चल रहे हैं एक ही रिएक्शन के, उसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देते हैं। दिस इज़ द कंसिस्टेंट। कहता है ये कंसिस्टेंट होती है उस फैक्ट के साथ कि जो इंथैल्पी है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज कहता है रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट ए है वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में, वन स्टेप में वो रिएक्शन है वो प्रोसीड करी है। एंड कहता है उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है इस प्रोसेस की वो कितनी आती है, डेल्टा एच वैल्यू आती है। नाउ कहता है हम सपोज कर लें कि जो सेम प्रोसेस है ए का बी में कन्वर्ट होने का, उसको हम दो स्टेप में प्रोसीड कराएं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या था, हमारे पास क्या होगा, जो रिएक्टेंट ए है वो सी में चेंज हो जाएगा। सी यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट स्टेज है, ए एंड बी के बीच वाली स्टेज है। कहता उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है इस स्टेप की वो कितनी आएगी, डेल्टा H1 इंथैल्पी चेंज आएगी। ऐसे कहता सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो सी है सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है इस स्टेप की क्या आएगी, डेल्टा H2 आएगी। जैसे यहाँ पे हमें डायग्राम में शो कर रखा है। कहता फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सिंगल स्टेप रिएक्शन शो करी है जो हम पाथ वन के थ्रू प्रोसीड करवाते हैं। दैट इज़ कहता है रिएक्टेंट ए से डायरेक्टली क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बी बन रहा है। दूसरा तरीका कहता कौन सा है हमारे पास, पहले ए से सी बनेगा, सी से फर्दर क्या बनता है, बी प्रोडक्ट बनता है। उस दौरान कहता है जब हम ए से सी में कन्वर्जन करते हैं जो इंथैल्पी चेंज आती है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा H1 होती है। ऐसे कि जब कहता हम सी से बी में प्रोसीड करते हैं उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा H2 आएगी। यहाँ पे कहता है जो डेल्टा H है जो डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है वन स्टेप के अंदर, उसकी जो इंथैल्पी चेंज है वो किसके इक्वल होगी, इन दोनों स्टेप की इंथैल्पी के सम के बराबर होगी। दैट इज डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के क्या आएगी, इक्वल आएगी। कहता दस अकॉर्डिंग टू हैज़ेस लॉ जो इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की, चाहे कहता जो रिएक्शन है वो पाथ वन को फॉलो करे या फिर पाथ टू को फॉलो करे, उस दौरान उसकी जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज़ डेल्टा H, उसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के इक्वल आएगी। दस कहता इन जनरल अगर हमारे पास जो इंथैल्पी है ओवरऑल रिएक्शन की, जब हम ए से बी में मूव करते हैं वन रूट के थ्रू, उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा RH लिखेंगे। एंड कहता अगर हम नंबर स्टेप में प्रोसीड कर रहे हैं उस दौरान हर एक नंबर ऑफ स्टेप की हम जो इंथैल्पी चेंज है उसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा RH1, डेल्टा RH2 एंड डेल्टा RH3 एंड सो ऑन। कहता है ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास क्या कर रही है, सेम प्रोडक्ट बी के ऊपर पहुंचेंगे अलग अलग रूट को फॉलो करके। देन कहता है जो हैज़ेस लॉ है वो क्या है, हमारे पास हीट समेशन है, सभी स्टेप की जो हमारे पास इंथैल्पी चेंज आएगी उसका सम करके हमारे पास क्या आता है, ओवरऑल रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज आती है। दैट इज़ डेल्टा RH किसके इक्वल होगी, डेल्टा RH1 प्लस डेल्टा RH2 प्लस डेल्टा RH3 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ स्टेप होंगे उन सभी स्टेप्स की जो इंथैल्पी चेंज है उसका हम क्या लेंगे, सम लेंगे।
नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऑफ द हैज़ेस लॉ। कहता जो हैज़ेस लॉ है उसको हम थ्योरेटिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। कहता थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन करने के लिए हम कुछ फॉलोइंग कंसिडरेशंस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या आगे दे रखा है, सब्सटेंस ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू बी। कहता जो हमारे पास सब्सटेंस ए है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सब्सटेंस बी के अंदर बाय टू पाथ। उसको हम दो तरीके से ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहता फर्स्ट वे कौन सा है, फर्स्ट पाथ में हम क्या करेंगे, ए को डायरेक्टली कन्वर्ट करवाएंगे बी के अंदर। कहता उस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी इस स्टेप की, सपोज मान लो कितनी है, क्यू हीट इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऑन दी अदर हैंड कहता जो दूसरा पाथ है, सेकेंड पाथ के अंदर कहता हम क्या करते हैं, जो हीट इवॉल्व होगी दो स्टेप में, दो स्टेप यहाँ पे कौन से होंगे, पहले हम ए से सी में मूव कराएंगे, उसके बाद सी से बी में मूव करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम में गिवन दे रखा है, जब कहता हम डायरेक्टली फर्स्ट पाथ को फॉलो करते हैं उस दौरान जब ए से बी में कन्वर्जन होगी वन स्टेप के अंदर, जो हीट रिलीज होगी उसको हम क्या किसके साथ डिनोट करेंगे, क्यू के साथ डिनोट करेंगे। ऐसे कहता है जो सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ में हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, ए से सी में मूव करते हैं, सी से फर्दर बी प्रोडक्ट तक पहुँचते हैं। उस दौरान कहता है जो फर्स्ट स्टेप है, जब ए से सी में जाएंगे उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगी उसकी वैल्यू Q1 आएगी। जब सी से बी प्रोडक्ट बनाते हैं उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या आती है, Q2 आती है। कहता जो टोटल हीट इवॉल्व हुई है पाथ सेकंड के अंदर उसको हम किसके साथ नोट करते हैं, क्यू डैश के साथ नोट करते हैं, जो किसके इक्वल होगी, Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगी। कहता अकॉर्डिंग टू हैज़ेस लॉ क्यू डैश की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, क्यू के बराबर आनी चाहिए। क्यू डैश यहाँ पे किसको नोट करता है, इन दोनों हीट इवॉल्व को क्या करेगा, सम को डिनोट करेगा। कहता उस दौरान इन दोनों का जो सम है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, इस वन स्टेप वाली इंथैल्पी चेंज के बराबर बनानी चाहिए। कहता हम सपोज करते हैं कि क्यू डैश की वैल्यू ग्रेटर है क्यू के कंपैरेटिवली। कहता दिस मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जब हम कन्वर्जन करवाते हैं ए से बी में बाय पाथ 2 उस दौरान कहता हमारे पास क्या होगा, जब बैक कन्वर्जन कराएंगे बी टू ए पाथ 1 के थ्रू, जो हीट एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, क्यू डैश माइनस क्यू के इक्वल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो हीट है वो क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। कहता यहाँ से हम डायरेक्टली क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उस लॉ को क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट करती है ये वाली स्टेटमेंट। अगर क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, क्यू के कंपैरेटिवली ग्रेटर वैल्यू आएगी। कहता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी है ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। कहता अगर हम क्यू डैश की वैल्यू ग्रेटर मानेंगे क्यू के कंपैरेटिवली, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हैंस कहता जो क्यू की वैल्यू है हमेशा क्या आनी चाहिए, क्यू डैश के बराबर आनी चाहिए। इन अदर वर्ड कहता जो हीट चेंज होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस वो कहता क्या होती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ के इंडिपेंडेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैज़ेस लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन ऑफ हैज़ेस लॉ, कि हैज़ेस लॉ को हम प्रूफ कैसे करेंगे। कहता उसको प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। जब कहता कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन शो करेंगे उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। कहता जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो तरीके से। फर्स्ट पाथ को फॉलो करके हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट कन्वर्जन होगी, कि जब कार्बन सॉलिड स्टेट में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन शो करेगा उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। एंड इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, -393.5 किलो जूल वैल्यू आती है। ऐसे कहता जो दूसरा वे है पाथ टू में हम सेम रिएक्शन को दो स्टेप में प्रोसीड कराएंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या गिवन दे रखा है कि कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके कार्बन मोनोऑक्साइड देती है। उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा RH1 नॉट, उसकी वैल्यू कितनी आती है, -110.5 किलो जूल वैल्यू आती है। ऐसे सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है फर्स्ट स्टेप के अंदर वो फर्दर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एंड इस सेकंड स्टेप की जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा RH2 नॉट, उसकी वैल्यू कितनी आती है, -283 किलो जूल वैल्यू आती है।
जब कहता है हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप की एडिशन करते हैं, कहता है इन दोनों स्टेप की एडिशन करने से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, दैट इज़ जो फर्स्ट पाथ वाली रिएक्शन है वही आ जाएगी। एंड उस दौरान इनकी जो इंथैल्पीज़ है वो भी क्या होगी, सम अप होगी। एज वेल कहता है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है जो पाथ 1 के अंदर आई थी, दैट इज़ -393.5 किलो जूल यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो डेल्टा एच है, 1 स्टेप की जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू क्या आती है, जो हमारे पास सेकंड पाथ है उसमें जितने नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ स्टेप की जो इंथैल्पी चेंज है उसके सम के बराबर आएगी। दैट इज़ डेल्टा एच इज़ इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के क्या आती है, इक्वल आती है। इसको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पे प्रूफ कर रखा है। हैंस कहता हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि अकॉर्डिंग टू हैज़ेस लॉ क्या होता है कि जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह, ताकि हमारे पास क्या मिले, डिजायर्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हैज़ेस लॉ, कि जो हैज़ेस लॉ है वो अप्लाई कहाँ पे होता है। कहता है जो हैज़ेस लॉ है वो काफ़ी यूज़फुल होता है फाइंड आउट करने के लिए इंथैल्पी चेंज को केमिकल रिएक्शन के अंदर। कहता उन रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं जिनके लिए हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते कैलोरीमीटर के साथ। जब वो कहता है इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं किसके अंदर, इन दी स्टडी ऑफ केमिकल इनर्जेटिक्स के अंदर। जैसे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। कहता हम हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस सब्सटेंस की फाइंड आउट करते हैं हैज़ेस लॉ को यूज़ करके जिसकी वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं। कहता हमारे पास ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड होते हैं जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन। कहता है इनकी वैल्यू है हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। देयरफॉर कहता है इनकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं मेजर कर पाएंगे कैलोरीमीटर मेथड के साथ। कहता जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ऐसे सब्सटेंसेस की उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं जो किसके बेसिस होता है, हैज़ेस लॉ के बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता उस दौरान हम क्या यूज़ करते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन डाटा को यूज़ करेंगे कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन शो कर रखी है। कहता फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड उसकी जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू कितनी आती है, -393.5 किलो जूल वैल्यू आती है। ऐसे कहता है सेकंड स्टेप के अंदर कि हमारे पास रिएक्शन गिवन दे रखी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है एंड उस दौरान उसकी जो इंथैल्पी चेंज की वैल्यू है वो कितनी आती है, -283 किलो जूल वैल्यू आती है। कहता अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, दैट इज़ कहता ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे उस दौरान इनकी इंथैल्पीज है वो भी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। कहता हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन क्या आ जाएगी, कार्बन प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड इसकी जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -110.5 किलो जूल वैल्यू आ जाएगी। दस कहता जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की उसकी वैल्यू कितनी है, -110.5 किलो जूल वैल्यू आई है जिसको हमने इनडायरेक्ट मेथड के साथ मेजर कर रहा है। कहता है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन वैल्यूज़। यहाँ पे कहता है हमने इंथैल्पी ऑफ कंबशन वैल्यू को यूज़ करा है कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की उसको फाइंड आउट कर लिया है। जैसे इसके रिलेटेड हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है, दैट इज़ कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कहता हमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन को फाइंड आउट करना है इन इक्वेशंस को यूज़ करके। जैसे फर्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन इंथैल्पी गिवन दे रखी है, वाटर की फॉर्मेशन इंथैल्पी गिवन दे रखी है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन वैल्यू गिवन दे रखी है। कहता इस रिक्वायर्ड डाटा को हमने यूज़ करके क्या करना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन को फाइंड आउट करना है। कहता उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 के साथ एंड इक्वेशन 2 को 3 के साथ। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, एडअप कर देंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है
कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कहता है ये वाली इक्वेशन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल इक्वेशन को, एंड इसकी जो इंथैल्पी है ये भी क्या होगी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ऐसे कहता है जो सेकंड इक्वेशन है ये वाली पूरी टोटल सेकंड इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड उस दौरान इसकी जो इंथैल्पी है वो भी 3 के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद कहता है इन दोनों रिएक्शन का हम सम लेंगे। जब दोनों रिएक्शन की एडिशन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी कि 2 मोल्स कार्बन के रिएक्शन शो करते हैं 3 मोल्स हाइड्रोजन के साथ प्लस 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। उस दौरान किसकी फॉर्मेशन होगी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी एंड 3 मोल्स वाटर की फॉर्मेशन होगी लिक्विड स्टेट के अंदर, एंड इसकी जो इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या आएगी -1644.4 किलो जूल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कहता है हम क्या करेंगे, जैसे हमने किसके लिए फाइंड आउट करना है इथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। कहता है इथेन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये जो थर्ड इक्वेशन आई है इस थर्ड इक्वेशन को हमारे पास क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन ये वाली जो 3 इक्वेशन गिवन दी थी ये वाली थर्ड इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर देंगे। कहता वहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी C2H6 इथेन गैस प्लस 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। कहता है इसकी जो इंथैल्पी चेंज है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है -1560 किलो जूल के बराबर आ जाएगी। ये हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है ये वाली इक्वेशन को हमने यूज़ करा है। जब कहता इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे ये वाली थर्ड इक्वेशन से सबट्रैक्ट करेंगे, उस दौरान हमारे पास जो सबट्रैक्शन करके इक्वेशन आएगी क्या आएगी इथेन की फॉर्मेशन वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होती है ऑब्टेन हो जाती है। एंड इसकी जो इंथैल्पी है तो ये इन दोनों वैल्यूज़ को भी क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट करके वैल्यू कितनी आएगी -84.4 किलो जूल के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स कि आप में कहता है जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है इथेन की उसकी वैल्यू कितनी है -84.4 किलो जूल वैल्यू हमें यहाँ पे क्या हुई है ऑब्टेन हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।